चलो इधर ध्यान दो। Motion of a conducting rod in Earth's gravitation magnetic field, not gravitation, magnetic field, है ना। इधर ध्यान दो। अबे नालायको इधर ध्यान दो। पोजीशन 1, when conductor is held horizontal with its length along east-west direction and then it moves. देखो भाई, पहले तो आपको इसके लिए समझना ज़रूरी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती कैसी है। इधर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से अर्थ मैग्नेटिज्म ये पार्ट हम लोग का डिलीट हो चुका है और ये उसी से रिलेटेड पार्ट है, तो शायद चांसेस कम है इसके आने के, बट ये स्टेट बोर्ड में है। तो स्टेट बोर्ड में है तो इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, मतलब ये न्यूमेरिकल्स है, इसके डिस्क्रिप्शन नहीं है, न्यूमेरिकल्स है इसके स्टेट बोर्ड में, तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स उसमें आने वाले हैं। नीट में भी मैं 100% नहीं बोल सकता कि नहीं आएंगे करके, क्योंकि ये EMI चैप्टर चल रहा अभी, है ना, तो EMI चैप्टर का पार्ट है ये। तो देखिए बेटा, अगर ये हमारा ग्लोब ऑफ अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ, है। इफ़ यू रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से इमर्ज होती है? जोग्राफिकल साउथ से। तो भैया जोग्राफिकल साउथ से मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज होती है और ऐसा घूम के जाती है, और कहाँ जाती है? जोग्राफिकल नॉर्थ पे जाती है, ठीक है। अगर आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो रीजन है, जिसको हम लोग कहेंगे, इधर का रीजन कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर का रीजन कहलाता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। जो बंदा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मेरी थोड़ा डायग्राम सही निकला नहीं, मगर जो बंदा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसको मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इंक्लाइन नज़र आएगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले को मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी इंक्लाइन नज़र आएगी, ऐसी नीचे आती हुई नज़र आएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले को। तो उसके फिर दो कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। वैसे ही अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर वाले बंदे को देखूंगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी इस तरफ जाती है, ऐसा ऊपर की तरफ, है ना। तो भैया उसके भी दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, फिर ये रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये रहेगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ये बात समझ में आ गई आपको कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इक्वेटर पे तो एकदम हॉरिजॉन्टल होती है, पोल पर एकदम वर्टिकल होती है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इंक्लाइंड होती है ना, ऐसा झुकती हुई आती है नीचे की तरफ, और यहाँ ऊपर ऐसा उठते हुए आएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड। अब कीपिंग दैट माइंड कि अगर मैं यहाँ पर रॉड को मूव करता हूँ, जैसे पहला जो मोशन कैसा बताया गया है इसका, कि अगर रॉड मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट, है ना, रॉड मूव्स ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट। चलो इस कमरे को आप थोड़ा सा प्रॉपरली इमेजिन करिए। आपके सामने वाला हिस्सा नॉर्थ है, राइट वाला हिस्सा ईस्ट, ये वेस्ट एंड दिस इज साउथ। रॉड जो है इस तरह से रखा गया है ना,
अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हम लोग इंडिया में रह रहे नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नीचे की तरफ जा रही है ऐसे इंक्लाइंड। तो क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मैं इसके दो कंपोनेंट्स मानूंगा, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रॉड को आप ऐसा 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 आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, व्हाट यू कैन सी कि लेंथ ऑफ द रॉड इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। लेंथ ऑफ द रॉड इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। अगर लेंथ ऑफ द रॉड पैरेलल टू द वेलोसिटी होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? 0, क्योंकि लेंथ ऑफ द रॉड शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा? लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्या चीजें? लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि भैया ये तो भाई लेंथ तो यहां पर पैरेलल, ये काम नहीं चलने वाला। तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया, इस मामले में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा? 0 रहेगा, है ना, सिंस लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी। आई बात समझ में? अब अगला केस, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, रॉड मूव्स साउथ टू नॉर्थ। ओके, लेट्स गो फॉर इट देन। चलिए फिर से इमेजिन करिए, रॉड तो वही है, ईस्ट वेस्ट पे रखा हुआ है। ओके, ईस्ट वेस्ट पे रखा हुआ है। ओके, अब देखो मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ उसको? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ऐसा। अच्छा देखो, वेलोसिटी लेंथ को परपेंडिकुलर है, लेंथ ऐसी है ना, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी लेंथ को परपेंडिकुलर है। और मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो इंक्लाइंड है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइंड है, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल हो जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को पैरेलल होगी वो इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं करती, मगर वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर है ना, वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर है, लेंथ को भी परपेंडिकुलर है, तो यहां पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगी। तो मैं बोलूंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा? BV/LV। BV का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और लेंथ ऑफ द रॉड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है आपका? वर्टिकली अप और डाउन। रॉड मूव्स वर्टिकली अप और डाउन। क्या लगता है आपको? वही रॉड है, अब ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है, क्या लगता है आपको? लेंथ और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है? हाँ जी है। और वर्टिकल कंपोनेंट देखो कब पैरेलल जा रहा है उसको, तो वही वर्टिकल कंपोनेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? नहीं होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी या लेंथ को पैरेलल है, जो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी या लेंथ को पैरेलल है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये वेलोसिटी ऐसी ऊपर नीचे जा रही और उसी रास्ते में वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा, तो वर्टिकल कंपोनेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज। तो इसीलिए यहां पर फॉर्मूला आएगा BH/LV। आया समझ में आपको? ठीक है, नेक्स्ट। कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। बाहर जो चालू आवाज लिखो फटाफट। अब पोजीशन सेकंड पे जाना है अपने को। Position second, when conductor
is held horizontal with its length along north-south direction and it moves. North, south. नेक्स्ट इधर ध्यान दो बेटा। रॉड मूव्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। रॉड को ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप। इस बार आपका जो रॉड है वो कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ टू साउथ, ऐसा, और वो इस तरह मूव हो रहा है। अब बताइए किसको देखो, पहले लेंथ देखो, वेलोसिटी देखो, परपेंडिकुलर है। अब किसको वो परपेंडिकुलरली काट रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐसे ही चाह रहा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, है ना। क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा। देखो वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर है ना। तो मैं कहूँगा देखो इस मामले में इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या रहेगा? BV LV। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, रॉड मूव्स नॉर्थ टू साउथ। अगर रॉड नॉर्थ टू साउथ मूव हो रहा है तो क्या लगता है? बोलो बोलो, बिंदास बोलो। जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? लेंथ को पैरेलल होगी। तो यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, रॉड मूव्स अप और डाउन। रॉड मूव्स अप और डाउन, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है। अब बताओ, BV-LV, BH-LV और जीरो। हाथ दुख रहा रे? जीरो। BV-LV क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेलोसिटी पैरेलल है। BH-LV क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेंथ पैरेलल है। नहीं समझे? BV इधर आ रहा तो BV इधर है और BH इधर है। अगर आप डाउन जा रहे तो वेलोसिटी इज पैरेलल टू, है ना, BV और लेंथ इज पैरेलल टू BH। तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। हुआ? अब तीसरा, पोजीशन नंबर 3। Position 3. When conductor is held vertical and it moves.
फर्स्ट, rod moves east to west. रॉड मूव्स ईस्ट टू वेस्ट. देखो मामला क्या है, ध्यान दो भैया. रॉड इस तरह से है वर्टिकल, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट वेस्ट. तो अब देखो ये रॉड कहाँ जाने वाला है, ईस्ट वेस्ट. अब बताओ, अब हॉरिजॉन्टल देखो, वेलोसिटी इस तरफ है, ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. लेंथ कहाँ पर जा रहा है, नीचे. तो कौन से उसको काट रहा हो परपेंडिकुलरली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो भैया यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, BH/LV. फिर नेक्स्ट, रॉड मूव्स नॉर्थ टू साउथ. रॉड मूव्स नॉर्थ टू साउथ. अब इस तरह से आ रहा है. अब बताओ, BH/BV बोलो, 0 आएगा. वेलोसिटी इज पैरेलल टू BH, लेंथ इज पैरेलल टू BV, है ना. तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहेगा वो 0 रहेगा. रॉड मूव्स अप और डाउन, रॉड मूव्स अप और डाउन, 0. वेलोसिटी लेंथ पैरेलल हो गया ना. आया समझ में, ठीक है. Induced EMF at the two ends of wings of a plane in flight will be. क्या लगता, अगर एक प्लेन है, अब वो जस्ट एक फ्लाइट पे इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, तो एट द टू एंड्स इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, BH तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, BV है ना. वेलोसिटी इधर जा रहा, लेंथ इज परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द विंग्स और वर्टिकल कंपोनेंट को परपेंडिकुलरली ऐसा कट करते हुए जा रहा है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहेगा वो रहेगा BV/LV. Induced EMF at the end of हाँ एक मिनट ये इतना लिख लेता हूँ. At the end of two rails in a railway track when ट्रेन इज इन मोशन. क्या लगता है, एक ट्रेन मोशन में है, ट्रेन मोशन में है और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसके एट द टू एंड्स, रेलवे ट्रैक के, मतलब पटरी बोलो, चक्के बोलो, व्हील्स बोलो. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा, ट्रेन ऐसी जाती है ना सिर्फ, फिर से वो किसको कट करते जा रही, वर्टिकल कंपोनेंट को. तो वंस अगेन वो क्या रहेगा आपका BBL. हाँ बोल, अब बोल कौन सा वाला, ये वाला. देखो रॉड इस तरह से है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट. अब इसकी वेलोसिटी देख कैसी है,
पैरेलल टू द लेंथ है। अगर वेलोसिटी पैरेलल टू द लेंथ रही तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो रहता। दैट्स द रीजन। आया समझ में? लिखो फटाफट। देखो इधर कुछ और चीज ऐड कर रहा हूं मैं नोट में। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ क्लोज्ड लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is zero. Induced EMF of a closed loop in uniform magnetic field is zero. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक क्लोज्ड लूप है और वो लगातार मूव हो रहा है सर्टेन डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। और अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर के तरफ डायरेक्टेड है। इमेजिन कर लो पूरा इस रीजन में पूरा मैग्नेटिक फील्ड भरा हुआ है मान लो, और एक क्लोज लूप ट्रैवल कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा? तो इस क्लोज लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो रहेगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके जीरो रहने का कारण देखो, लूप का ये हिस्सा इमेजिन करो, इसका लेंथ जो है वेलोसिटी के साथ पैरेलल है, ये वाला लेंथ भी वेलोसिटी के साथ पैरेलल है। तो यहाँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने वाला नहीं है ना। यहाँ इन दोनों जगह होगा, मगर देखो इन दोनों जगह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो सेम डायरेक्शन में डेवलप होगा। मतलब ये इस तरह से होगा। मैं इमेजिन ये कर सकता हूं कि भैया यहां जो है दो बैटरीज है जो सेम वैल्यूज की है और सेम पोलैरिटी के साथ सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है। और अब बोलो भैया इस सिचुएशन में नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। अगर दो बैटरीज इस तरह से कनेक्टेड है तो करंट कहां फ्लो होगा? कहीं पे भी नहीं, है ना। इधर से आने वाला करंट, इधर से आने वाला करंट पूरा जाम हो जाएगा, तो इस लूप में कोई करंट का फ्लो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर जब आप किसी एक रॉड को आप ऐसा मूव करते हैं, किसी एक रॉड को, सिंगल रॉड को मूव करते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो बिहेव करता है एज दिस बैटरी, है ना। क्योंकि उसमें एक साइड में पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते और एक साइड में निगेटिव चार्जेस जमा हो जाते एक रॉड में, है ना। और वो बैटरी की तरह अमल करता है नहीं बैटरी, मगर उसके जैसा बिहेव करता है। तो ये इसके जैसा दिखता है वो। अब ये फ्रेम है, देखो इधर इमेजिन करो, यहाँ तो कोई ईएमएफ डेवलप हुआ नहीं, हाँ, मगर यहाँ और यहाँ ईएमएफ डेवलप हो गया, इक्वल वैल्यू का हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, इसीलिए वहाँ पर कोई ईएमएफ जनरेट होता नहीं। सिमिलर इज द केस विथ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का वही हाल है। अगर कोई सर्कुलर लूप भी जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पर क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। In an open loop, induced EMF will be zero. In an open loop, induced EMF will be zero if symmetric axis is perpendicular टू वेलोसिटी। मतलब क्या बोले, जैसा देखो इमेजिन करो, ये
सब सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये जो पॉइंट है, ये जो फ्रेम्स है इस तरफ मूव हो रहे हैं विद वेलोसिटी v, इधर मूव हो रहे हैं विद वेलोसिटी v, इधर मूव हो रहे हैं विद वेलोसिटी v। देखो ये आपकी इस सिचुएशन में ये ओपन लूप है, मगर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा यहाँ पर, जीरो रहेगा। अगर देखो ये लाइन से सिमेट्रिक है ना, ये अगर ये एक एक्सिस बनाया मैंने, ये सिमेट्रिक है ना, इधर और इधर से भी एक सिमेट्रिक है ना, ये राइट और लेफ्ट सेम है, देख सिमेट्रिक है ना ये। अब देख ये सिमेट्रिक एक्सिस जो है, देख ये जो सिमेट्रिक एक्सिस है, अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, तो ही यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ दोनों साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है और सेम काइंड का है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ अगर ऐसा है, मान लो ये ऐसा फ्रेम है और वो इस तरफ बढ़ रहा, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं होने वाला, अब नहीं होने वाला, क्योंकि सिमेट्रिक एक्सिस जो है वो पैरेलल वेलोसिटी को, ये बात ध्यान में रखना। चलिए आगे का पार्ट। जो मैं बताने जा रहा हूं अभी अगला, स्टेट बोर्ड में भी है वो, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं स्टेट बोर्ड में। वो 9 पॉइंट क्या था वो टाइटल, तीसरा वाला नहीं, 6.3 induced EMF in a rotating bar in a uniform magnetic field। बातें मत करो बे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक रोटेटिंग बार है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना डेवलप होगा हमको वो देखना है। कर लो, बातें कर लो पहले, तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे घर वालों ने इसलिए भेजे तुमको बातें करने के लिए। हो गया? अब देखो ये रॉड है, रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ता हूं मैं जिसकी लंबाई dr है, जिसकी लंबाई क्या है, dr है। ये रॉड लगातार एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से गोल 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 घूम रहा है, और रॉड के इस हिस्से की वेलोसिटी मान लो वेक्टर v है ना। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंशियल होती है। तो मैं ये कहूंगा कि रॉड के इस हिस्से में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना डेवलप होगा। आप कहेंगे DE है ना। क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, BLV होता है ना, BLV। तो B जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, उस टुकड़े की लंबाई जो कि क्या है, dr मल्टीप्लाई बाय v, dr मल्टीप्लाई बाय v। ये छोटे से रॉड का
जो कहा जाएगा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उसमें डेवलप हुआ होगा वो है। आप ये जो बता रहे हैं ये छोटे से रॉड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है ये बता रहे हैं, मुझे तो पूरे रॉड का चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से एलिमेंट के इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बी वी इंटू डी आर। अच्छा ठीक है, अब v को क्या लिख सकता हूं मैं, r इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा b r इंटू ओमेगा इंटू डी आर। अब सवाल उठा इसे इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, तो मैं बोलूंगा देखो भाई, मान लो पूरे रॉड की लंबाई जो है वो l है, पूरे रॉड की जो लंबाई क्या है, l है। देख पूरे रॉड की जो लंबाई है वो l है, और अगर ये dr कौन है, dr अगर ये यहां पर आ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन करीब आ गया, तो इसकी लंबाई की सॉरी r तो बताई नहीं मैंने आपको, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r पकड़ा मैंने। किसको, अदीबा। तो देखो अगर मैं कहूंगा कि ये एलिमेंट का जो रेडियस है वो r है, जब एलिमेंट के पर फोकस करूंगा तो एलिमेंट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उसका रेडियस क्या रहेगा, r। अदीबा बाहर से लगा देना, मगर वो जा तो नहीं रही ना अभी, बैग ले गई क्या, नहीं वापस आए, हाँ नहीं तो अपने को लगा के चले जाएंगे। तो भैया अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका रेडियस r है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर r की वैल्यू को चेंज करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा एक बात बता, अगर ये एलिमेंट मैं सबसे नज़दीक वाला चुन लिया यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो r की वैल्यू क्या रहेगी, 0, और अगर एलिमेंट सबसे आखिर में चुनूंगा तो r की वैल्यू क्या रहेगी, l। तो मतलब इसको तुमको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर l तक। तो भाई देखो फिर b ओमेगा r dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू l, r स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू l। अब 2 को करो बाहर, 1/2 b ओमेगा l स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 b l स्क्वायर ओमेगा, ये मेरे पास आ जा रहा 1/2 b l स्क्वायर ओमेगा। अब जैसे कि आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई n। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई n। ओमेगा की वैल्यू डालते हैं 2 पाई n, टू पाई n, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर क्या रहेगा, तो देखो क्या इक्वेशन बन जाएंगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू, एक काम करो इसमें f डाल दो रे, n नंबर ऑफ टर्न्स होता है ये चैप्टर में, f डाल दो, तो E इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा पाई f b l स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई f b l स्क्वायर, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यू ऑल्सो नो फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा पाई b l स्क्वायर अपॉन t, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का दूसरा फॉर्मूला। आया समझ में, ठीक। नोट, if axis of rotation passes through midpoint of the rod, induced EMF
will be 0. ये ऐसा कुछ मामला रहा, कोई रॉड है, उसके एकदम मिड पॉइंट्स के अतराफ वो ऐसा रोटेट हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 रहेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0। अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों 0 रहेगा? कर ले तू बात, जा कर ले, मैं रुक जाता। तेरी नालायकी खत्म ही नहीं होती, साल खत्म होने आ रहा है, कोर्स खत्म होने आ रहा है, तेरी नालायकी खत्म नहीं होती। और तू तो उसका पार्टनर ही है। और देखो अब ये बता एमआर क्यों ऐसा, यहाँ इंड्यूस ईएमएफ 0 क्यों रहता, बता। तू नहीं बता रहा, ठीक है, ये बताएगा दानियल, चल बता। नहीं बता, जल्दी बता। आता क्या? नहीं आना, अपने को धतूरा कुछ आता। ध्यान दो इधर से। अब क्या है कि ये जो रॉड का ये हिस्सा है, ये जो रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस, और रॉड का ये हिस्सा जो रोटेट हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके एंड से गुजरा था ना यहाँ पे, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप ये पूरा रॉड है, इसको इमेजिन करो कि ये दो रॉड का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, यहाँ पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, बट ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब रॉड का ये हिस्सा एक इस तरह के सेल की तरह बिहेव करेगा, रॉड का ये हिस्सा सेल के इस तरह से बिहेव करेगा। कई लोग सोच रहे होंगे साला यहाँ पर सेल कहाँ से टपका, बेटा ईएमएफ काय में होता है, सेल में होता है ना। ईएमएफ काय में होता है, सेल में होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कोई वायर में कोई ईएमएफ था नहीं, किसी हिस्से में या कोई मटेरियल में ईएमएफ था नहीं, मगर किसी बाहरी चीज़ के असर से उसमें ईएमएफ आ गया। क्योंकि हम जानते हैं वो ईएमएफ होता है सेल के अंदर, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, है ना। तो अब इसमें भी एक सेल के तरह का नेचर आ गया, इसका एक हिस्सा हाई पोटेंशियल की तरह बिहेव कर रहा है, एक हिस्सा लो पोटेंशियल की तरह बिहेव कर रहा है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से, अब ये देखो एक रॉड है, रॉड का आधा हिस्सा बोलता करंट इधर जाएगा, रॉड का आधा हिस्सा क्या बोलता, करंट इधर जाएगा। तो करंट किधर जाएगा, कहीं पे भी, क्योंकि दोनों की वोल्टेज लेवल भी कैसी है, ईएमएफ लेवल भी वैल्यू भी कैसी है, सेम है। इसी कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहता है, 0 होता है। Second point, if a conducting wheel has n spokes, then moving in a uniform magnetic field, then देखो भैया अब क्या, यहाँ पे तुम्हारे पास एक व्हील है, चक्का एक है ना, जैसे साइकिल का चक्का होता अपने उस टाइप में, और उस पर बहुत सारे स्पोक्स लगे हुए हैं। बीच का रिम है, ये एक्सल बोलते हैं इसको, रिम नहीं, एक्सल रिम ये होता है आखिरी का किनारा, ये कहलाता है एक्सल, है ना। और ये बाहर का क्या रहता है, किनारा, रिम। RIM रिम रे, नहीं तो RIN समझेंगे, रिम साबुन, है ना। तो ऐसे रिम है, बाहरी किनारा, ये अंदर बीच का एक्सल, और उस पर बहुत सारे स्पोक्स लगे हुए हैं। मान लो 10 स्पोक्स लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, 10, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ गई हुई है पूरा, और ये इसमें ऐसा 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 घूमते रोटेट होते हुए जा रहा है। मुझे बताइए अगर 10 स्पोक लगे हुए हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? अगर एक स्पोक में इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि रोटेट हो रहा है ना, तो एक स्पोक में, अगर सिंगल स्पोक में इंड्यूस्ड ईएमएफ
क्या था वो फॉर्मूला, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। हाँ, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा है अगर एक स्पोक में, तो बताओ 10 स्पोक में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? 5 BL स्क्वायर ओमेगा और 0 और 0 सेम रहेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, करोड़ हो, 1 करोड़, 100 करोड़ भी हो, कितने भी हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी पूरा का पूरा एंटायर व्हील में सेम रहेगा, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पोक्स। अब ऐसा क्यों भाई? अच्छा एक बात बता, एक सेल है 10 वोल्ट का, एक और सेल है 10 वोल्ट का, उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, बताओ टोटल ईएमएफ क्या हुआ? 10 ही होता है। भूल गए? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज एंड पैरेलल, कितने भी सेल्स लगा दो सेम वैल्यू, क्या सेम वैल्यू है, कितने भी सेल्स पैरेलल में लगा दो वैल्यू वही रहती जो एक सिंगल सेल की ईएमएफ की रहती है ना। हाँ, अलग अलग वैल्यू रही तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। बात समझ में आ रही क्या? तुम भैया कितने भी सेल्स पैरेलल में लगा दो, कितने भी सेल्स पैरेलल में लगा दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो का वही रहता है। तो अब ऐसा है कि ये जो थे स्पोक्स, ये सब के सब किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? सेल्स की तरह। तो अगर ये सारे के सारे स्पोक सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं, देखो भैया ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा। अब ये सारे के सारे देखो ना, सबके सेल का निगेटिव टर्मिनल एक जगह जुड़ा हुआ है, सभी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह जुड़ा हुआ है। तो सभी के सभी सेल कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा रहेगा? सेम रहेगा। चलिए, नाउ वी विल गो फॉर प्रॉब्लम्स। ये तो हो गया होगा ना? A 2-meter wire is moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to a magnetic field of 0.5 Tesla. The induced EMF is, क्या लगता है क्या आंसर रहेगा? क्या रहेगा? 1 रहेगा। देखते हैं, यहां पर वेलोसिटी आपको दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 0.5 टेस्ला और लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया है? 2 मीटर्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या रहेगा? BLV 0.5 × 1 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। बिल्कुल सही, 1 वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 1 वोल्ट।
नेक्स्ट, ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है अगला। A horizontal wire 20 meter long extending from east to west is falling with a velocity of 20 meter per second. Normal to Earth's magnetic field of 0.5 into 10 raised to power minus 4 Tesla. First off, what is the induced EMF in the wire? वायर के अंदर इंड्यूस्ड EMF कितना रहेगा वो पूछ रहा था। निकालो तो मैं इंक भरता अब तक के इसमें। आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरे को लगा किसी मोबाइल में से आवाज़ आ रही है। जा बेटा, इसी काम चलाना पड़ेगा तो कुछ नहीं रहा। कोई हुआ क्या आंसर? कितना आ रहा देखते हैं। वायर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। नीचे कितनी स्पीड से गिर रहा हो? 20 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अरे सर, आप कैसे पता लगा कि आपको हॉरिजॉन्टल है? अब भाई अगर ऐसा गिर रहा है नीचे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से डेवलप हो रहा होगा? हॉरिजॉन्टल केस। उसने बोला नहीं क्लियरली, मगर अपने को समझ में आता लॉजिकली, है ना। 10⁻⁻4 टेस्ला। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? BHLV, यानी कि 0.5⁻4 इंटू 10 इंटू लेंथ कितना है? 20 इंटू 20। तो देखो भैया, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 200, यानी 2 इंटू 10⁻⁻²। टू इंटू 10⁻⁻², ये आ गया। नेक्स्ट, एक जाहिलों की तरह बिहेव मत करो, जिसको कभी कुछ नहीं आता, झामले जैसा बैठा हुआ है, वो क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ध्यान ही नहीं है उसका। चलो अगला क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं भैया तुम्हारे पास, देख लो। A metallic square loop ABCD is moving
in its own plane with a velocity small v of 20 meter per second. Oh, रुक velocity of small v in a uniform magnetic field perpendicular to plane as shown in figure. Perpendicular to plane as shown in figure. An electric field is induced. An electric field is induced. First option says in AD but not in BC. Second option says in BC but not in AD. Neither in BC nor in AD. In both AD and BC. डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये तुम्हारा फ्रेम है, A B C D। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, मतलब बाहर की तरफ है, ये क्रॉस नहीं है, मतलब डॉट है, मतलब बाहर की तरफ है। और ये इस तरफ मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v। क्या लगता है किधर क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में डेवलप होगा? सी। एक बार फिर से सोच लो। क्या लगता है? द करेक्ट आंसर इज लास्ट ऑप्शन। अरे पूरे लूप में नहीं होता, मगर ये भी और ये इसमें तो होता है ना, एडी और बीसी में। अभी थोड़ी देर पहले तो डायग्राम बना के दिखाया था कि यहां पर ईएमएफ डेवलप हुआ बट इक्वल एंड अपोजिट हुआ, इसी वजह से टोटल ईएमएफ क्या हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट, a thin semi circular ring of radius capital R is falling in a vertical plane, is falling in a vertical plane. Full stop. Not full stop. In a horizontal, in a horizontal magnetic induction vector B, full stop, at the position M and Q the speed of ring
is small v. And the potential difference developed across ring is first option 0, second option bv pi r square upon 2, and m is at higher potential. Pi r bv and q is at higher potential. Last, twice r bv and q is at higher potential. डायग्राम, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये पॉइंट का नाम M है, ये पॉइंट का नाम Q है, ये पॉइंट का नाम N है, और ये नीचे गिर रहा है विद वेलोसिटी v. मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ डायरेक्टेड है. बोलो क्या रहेगा आंसर? आंसर क्या रहेगा? लास्ट ऑप्शन. देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इसका सिर्फ इफेक्टिव लेंथ देखना पड़ता है. जीरो तो नहीं रहेगा. देखो इस बार वेलोसिटी और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल है. अगर वेलोसिटी और एक्सिस ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर रहा तो भैया इंड्यूस ईएमएफ जीरो रहता. दूसरी बात, आपको सिर्फ इफेक्टिव लेंथ पर देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखना पड़ेगी. यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या रहेगी? 2r. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या रहेगा? जैसा BLV होता है ना, तो ये हो जाएगा B ट्वाइस R इंटू V, यानी कि वो हो जाएगा 2RBV. ये क्या हो जाएगा? 2RBV. आई बात समझ में? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया 2RBV. अब जाहिर बात है किधर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ? वो राइट हैंड रूल है ना, FBI, मोशन ऑफ कंडक्टर. मोशन ऑफ कंडक्टर इधर है. जैसे अगर मैं इधर वाले हिस्से को कंसीडर करूँ, ये वायर का ये वाला हिस्सा जहाँ हाथ रखा मैंने, N वाला, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन ऑफ कंडक्टर इधर, तो करंट इधर. मतलब करंट तुम्हारा ऐसा फ्लो हो रहा है. करंट ऐसा फ्लो होगा तो सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर जमा हो जाएंगे, और यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस खाली हो जाएंगे, यहाँ निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे. मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा लोअर पोटेंशियल पे, ये हो जाएगा तुम्हारा हायर पोटेंशियल. आया समझ में? लिखो. A square metallic wire loop, a square metallic wire loop of side 0.1 meter. क्या इज एट हायर पोटेंशियल ना? कैसे आया?
एफ बी आई सॉरी एफ क्या है वो, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, नहीं हाँ वेलोसिटी नहीं करंट सॉरी, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। फिर से देखो थंब क्या है, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। वायर का हिस्सा पकड़ो जो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला, ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, मोशन ऑफ अ कंडक्टर अंगूठा नीचे, करंट पाया राइट में। अब अगर करंट इधर फ्लो हो रहा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे यानी तब सब इधर जमा हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर इधर जमा हो रहे हैं तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल पे। क्या चीज़, वो फ्लो होता। मगर देखो भाई मुझे बताओ, ये जैसा क्या है कि अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तो, जैसे मान लो कि भैया हाँ ये पॉइंट आपका सही आ रहा, तो फिर ये अगर बैटरी की तरह बिहेव कर रहा तो करंट ने ऐसा होना, बैटरी ने ऐसा होना चाहिए था, ये वाला एम एट हायर पोटेंशियल। मगर सही तो है, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो जब ये इधर जमा होगा, या चलो ठीक है ये इसको छोड़ दो, अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, करंट। ओके, करंट इधर फ्लो होगा और करंट इधर फ्लो होगा, तो करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है तो मतलब ये वाला रीजन एक हायर पोटेंशियल है, ये वाला रीजन एक लोअर पोटेंशियल है। अच्छा ठीक है, ये वायर के थ्रू नहीं जमेगा, वो वायर के थ्रू गलत आ जा रहा है। आप इफेक्टिव लेंथ को कंसिडर करो। इफेक्टिव लेंथ हम लोग क्या इमेजिन करके चलते हैं कि ये इस तरह भी वायर बिहेव कर रहा है, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, करंट ऐसा। अब अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो मतलब बैटरी कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगी, तो फिर देखो ये रीजन क्या हो जा रहा, हायर पोटेंशियल, और ये रीजन क्या हो जा रहा, लोअर पोटेंशियल। ऑफ साइड 0.1 मीटर एंड resistance 1 ohm is moved with a constant velocity in a magnetic field of 2 Weber per meter square as shown in figure, as shown in figure, full stop. The magnetic field is perpendicular to the plane of paper. ठीक है, पेपर भी चलेगा, कॉमा, loop is connected to a network of resistance, says full stop. What should be the velocity, what should be the velocity of loop so as to have a steady current of 1 milliampere in loop, steady current of 1 milliampere in loop. First option
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डायग्राम ऐसा दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। चलो जल्दी बताओ क्या आएगा। इंड्यूस्ड करंट दिया है तुमको उसने, हाँ 3 ओम। दरवाजा खोलो। थ्री ओम क्या रहेगा आंसर? एनी आइडिया? पहले तो आप देखो क्या है हमारे पास फॉर्मूला उसका, I इक्वल्स टू BLV अपॉन R। ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला, I इक्वल्स टू BLV अपॉन R। मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे पास, L है तुम्हारे पास, V निकालना है, R बोले तो चाहिए अपने को, R बोले तो क्या है? रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। ये क्या है कि इसका जो देखो ये वैल्यू अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, डायग्राम मैंने सही बनाया कि नहीं? हाँ सही है, सही है, सही है। हाँ तो देखो ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज बन रहा है, यहाँ पर व्हीटस्टोन्स ब्रिज बन रहा है। व्हीटस्टोन्स ब्रिज बन गया तो यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 ओम, है ना। और आपको और कुछ वायर का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ शायद से, स्क्वायर मेटेलिक वायर, लूप ऑफ साइड 0.1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम। तो भाई रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नहीं, रेजिस्टेंस 4 नहीं होगा। देखो ये तो देखो रेजिस्टेंस आपका व्हीटस्टोन्स ब्रिज का तो हुआ ही, व्हीटस्टोन्स ब्रिज का रेजिस्टेंस तो क्या है? 3 ओम है, मगर रेजिस्टेंस ऑफ वायर आपका कितना? वायर का है क्या? मेटालिक वायर, लूप ऑफ साइड 0.1 मीटर, रेजिस्टेंस 1 ओम इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट। ठीक है, ये 1 2 3 3.3 ओम होगा ये वाले हिस्से का रेजिस्टेंस, मगर यहाँ तो करंट फ्लो ही नहीं रहा, तो हाँ वो 4 ओम ही होगा बराबर, 4 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? 3 + 1 यानी कि आपका क्या रहेगा? 4 ओम रहेगा। ये रहेगा आपका नेट रेजिस्टेंस। अब देखो फॉर्मूले में डाल दो वैल्यू, ये I इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या दिया हुआ है? I कितना दिया हुआ है? अरे कहाँ है बे? ये 1 ओम 0 पॉइंट रेजिस्ट, हाँ ये 1 मिली एम्पियर, 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है? 2। लेंथ कितना दिया हुआ है? 0.1। बी निकालना है, आर कितना है? 4। देखो ये 2 × 10⁻², यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो बाकी का देखते हैं कल संडे को इंशाल्लाह मैं एक एक्स्ट्रा सेशन रखूँगा।